नमस्कार। हिंदी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हिंदी एजुकेशन पॉइंट में हम हमेशा एक नए वीडियो देखेंगे, एक नए वीडियो से कुछ सीखेंगे। इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने 10th सीबीएसई बुक को उठाया है। उसकी हम सारी कविताएं, सारे चैप्टर, व्याकरण के सारे टॉपिक अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। इसी श्रृंखला में आज हम लेते हैं तोप। अब तोप देखा जाए तो एक हथियार है। ठीक है। अस्त्र और शस्त्र आपने सुने होंगे, तो तोप एक हथियार है। आज के समय में तो ना आपकी पीढ़ी ने और ना ही हमारी पीढ़ी ने इसे चलते हुए देखा है, पर हाँ, यह एक ऐसा हथियार था, पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार था। ऐसा हथियार था जिसमें एक जगह पर बैठ करके कोसों दूर तक लोगों को आहत किया जा सकता है, चोट पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। और इस तोप ने अंग्रेजों के जमाने में हमारे बहुत से हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा है, ये कह सकती हूँ। ठीक है। ये तोप कविता लेकर के आए हैं कवि वीरेन डंगवाल जी। अब हम देखेंगे पहले वीरेन डंगवाल जी के बारे में क्या कहते हैं। वीरेन डंगवाल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल क्या है तो आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में बांटा गया है। इसकी चर्चा हम फिर कभी किसी और दूसरे वीडियो में करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म सन 1947 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। प्राध्यापक होने के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यरत थे। प्राध्यापक में होता है प्रिंसिपल। ठीक है। उन्होंने समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित वर्ण के लोगों को अपने काव्य का विषय बनाया। क्या कह सकते हैं, सामाजिक के साधारण जन मीन्स क्या कह सकते हैं, एक आम जनता पर उन्होंने ज्यादा कविताएं लिखी। आम जनता के लोगों के दुखों को, तकलीफों को, उनकी भावों को महसूस करके उन्हें काव्यों में पिरोया। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं इसी दुनिया में, दुष्चक्र के सृष्टा तथा स्याही ताल इत्यादि। उन्हें श्रीकांत वर्मा का पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि से भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य उद्देश्य। काव्य उद्देश्य से अवगत कराने का मतलब है, काव्य उद्देश्य मीन्स होता है इस काव्य को कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तिका में रखने के पीछे का ध्येय क्या है। तो सबसे पहला है कि काव्य विधा से अवगत करवाना। अब विधाएं क्या होती हैं? विधाएं हिंदी लेखन को अलग अलग विधाओं में बांटा गया है। कहानी विधा, काव्य विधा, एकांकी विधा। तो इसके अंतर्गत ये है एक काव्य विधा। दूसरा कह सकते हैं इतिहास के पन्नों में छिपी सच्चाइयों से अवगत करवाना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इतिहास में हो चुकी हैं, जिनके बारे में आज वर्तमान पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। तो एक उपयोग ये भी हो गया कि यस, इतिहास में छिपी सच्चाइयों से हमें अवगत करवाना। हथियारों के प्रयोग उपरांत की भयावहता से अवगत कराना। हथियारों का उपयोग तो कर लिए, पर उसके बाद जो भयावहता सामने आती है उससे अवगत करवाना। कि अब जैसे आपने देखा होगा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड में गोलियां चली, वो एक समय था, बहुत छोटा सा समय था, पर उसके बाद जो भयावहता थी वो लोग देख नहीं पा रहे थे, कलेजे कांप जाते थे। तो उस तरह की भयावहता को से अवगत कराना। ठीक है। इतिहास जनरली हम क्यों पढ़ते हैं? खाली जानकारी लेने के लिए कि अरे हमारे साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था? नहीं, इतिहास होता है कि पिछली जो घटनाएं हैं उनसे हम कुछ सीख लें, और उनको यदि अच्छी है तो हम आगे लेके जाएं, और यदि उनके परिणाम कुछ दर्दनाक हैं, दुखद हैं, तो उनसे हम शिक्षा लें और वो कभी दोहराई ना जाए इन फ्यूचर, इन भविष्य में, इसका हम ध्यान रखें। अगला है देश से प्राप्त विरासतों से परिचित करवाना।
विरासत मीन्स होता है हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई कुछ वस्तु या कोई भी चीज, ठीक है, उसे हम विरासत कहते हैं। देश प्रेम की भावना का संचार करना। अगला है छात्राओं को मनुष्य के सामर्थ्य व क्षमता से परिचित करवाना। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, पर मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, चाहे तो। यदि मनुष्य चाहे तो, यदि मनुष्य की इच्छा हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। अगला है नैतिक मूल्यों के अंतर्गत देश प्रेम, देश के प्रति कर्तव्यशील और जागरूक बनने के हेतु प्रेरित करना। यस, जरूरी है हम अपने माता पिता के पुत्र बनने के पहले देश के भी पुत्र बने, देश की भी पुत्री बने। देश के भी काम हम किस तरह से आ सकते हैं वह हमारे दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर बच्चा हाथ में बंदूक लेकर के उस सेना में भर्ती हो जाए, नहीं, कम से कम नैतिक मूल्यों का पालन करो, अपने अंदर एक अच्छे नागरिक के गुण का संचार करो, वो भी एक देश प्रेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। अब आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में काव्य के पहले या पाठ के पहले दो पन्ने अलग अलग आए हैं। पहला आया है कवि परिचय या लेखक परिचय, जिसमें आप पढ़ेंगे कवि का परिचय, जो कविता लिखी है उनका परिचय, या जो लेख लिखा है उनका परिचय। और दूसरा आएगा पाठ प्रवेश या काव्य प्रवेश। काव्य प्रवेश का मतलब होता है कि उस काव्य से संबंधित थीम से आपको अवगत कराना कि वास्तव में आप उस काव्य में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें काव्य प्रवेश के दौरान अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रतीक अर्थात निशानी, और धरोहर अर्थात विरासत। दो तरह की होती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई है जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे कष्ट और दुखों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत काव्य में ऐसी ही दो निशानियां दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ये भी एक दुखद है ना पॉइंट, कि हमने अतिथि जो है भगवान होते हैं, इस थीम को अपना करके हमने उन्हें अपना भगवान जैसा मान करके हम उन्हें अपने भारत में रहने का और व्यापार करने का मौका दिया, ठीक है। और दूसरा हमने उसका स्वागत किया, परंतु धीरे धीरे वो ही हमारी शासक बन गई। तो वही हुआ कि हमने मेहमान को खाली अपने घर में आने की परमिशन दी और वो हमारे सिर पर बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं गलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पूरी कविता आपको पढ़ करके सुनाऊंगी, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा हर एक कविता में एक लयबद्धता होती है, ठीक है। इसमें वो लयबद्धता में कहीं कुछ कमी है, लयबद्धता नहीं है पर एक कहानी की तरह है। इसलिए पहले हम इसको पढ़ लेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब ये जो है पूरी कविता का मर्म है, ये आखिरी लाइन। चलिए इसको समझने के पहले हम शुरू से पूरी कविता का भावार्थ देख लेते हैं। पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, युद्ध का सीन है। तो इससे तो समझ ही गए होंगे कि पहली चीज तोप एक हथियार है। दूसरा पिक्चर क्या दिख रहा है, युद्ध का, यानी जो तोप है युद्ध में ही काम आती है।
कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप। तो मुहाने में होता है मुख पर या प्रवेश द्वार पर। कानपुर में बाग बनाया हुआ है। जो कहते हैं अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पर देखो, वो उन्होंने अपना घर समझ के रहने लगे थे। आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा 200 साल तक राज्य किया। 200 साल बहुत लंबा समय होता है। तो उस दौरान उन्हें उन्होंने इसको अपना घर ही समझ लिया था। अपने हिसाब से उन्होंने कुछ आ, विकास भी करवाए, कुछ चीजें बनाई। तो जिसके अंतर्गत जो कानपुर में है बगीचा कंपनी बाग, उसको कंपनी बाग नाम दिया और वो उन्होंने निर्माण करवाया था। और उनके जाने के बाद हमने उनके निर्माणाधीन बगीचे के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर ये तोप रख दी, ताकि यदि तुम अंदर घुसो, उस बगीचे की सुंदरता को निहारो, तो उनसे जो प्राप्त विध्वंसता थी वो भी पहले देखो। किससे? तोप से। कि ये वही लोग थे जिन्होंने ये सुंदर बगीचा तो बनाया, पर हमारे भारतीयों के, हमारे शहीदों के पर खच्चे उड़ा दिए। ठीक है, चलिए। तो क्या कहते हैं? मुहाने मीन्स प्रवेश द्वार पर, धरना मीन्स रखना, संभाल मीन्स बहुत देखभाल, और विरासत मीन्स पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। कहते हैं कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप। कंपनी का जो बाग है कानपुर में, उसके मुख पर, उसके प्रवेश द्वार पर ही यह तोप जो है 1857 के जो युद्ध में इस्तेमाल की थी, उस तोप को उन्होंने वहां पे रख दिया है। इसकी होती है बड़ी संभाल, बहुत देखभाल होती है, बहुत सुरक्षा की जाती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। क्यों? क्योंकि कंपनी बाग भी ब्रिटिशरों ने बनाया था। तो जिस तरह से उसको ध्यान रखा जाता है, उसके फल फूल पत्ते सुंदरता, उसको पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से इस तोप का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। साल में 2 बार चमकाई जाती है, सुंदर से उसको साफ किया जाता है। अब आप बता सकते हैं साल में 2 बार कब चमकाई जाती होगी? ये जुड़ा है प्रश्न हमारे भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक पर्व बहुत हैं, राष्ट्रीय पर्व सिर्फ 2 हैं। कौन से? 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो साल में ये 2 बार चमकाई जाती, मीन्स इसको साफ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है, आप एक बार देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए, सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। सैलानी मीन्स होता है दर्शनीय स्थलों को देखने वाले यात्री, या एक शब्द में कहें तो पर्यटक। ठीक है। तो कंपनी बाग में सुबह शाम हर रोज बहुत सारे जो पर्यटक हैं देखने के लिए आते हैं, बगीचा घूमने के लिए आते हैं, उसकी सुंदरता निहारने के लिए आते हैं। तो उन्हें बताती है यह तोप, जो भी बगीचे में घूमने के लिए आते हैं, उन्हें यह तोप क्या बताती है? कि मैं बड़ी जबर, जबर मीन्स में बहुत ताकतवर थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। मैंने अपने समय में अच्छे अच्छे योद्धा सूरमा के धज्जे उड़ा दिए थे। क्यों? उस समय हमारे जो जब अंग्रेज आए थे, तब हमारे यहाँ आपको मालूम था राजाशाही थी। राजाओं का अपने अपने राज्य थे और वो अपने अपने राज्य में राज्य करते थे। उस समय तलवारों से और ज्यादातर भालों से युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है। तो उतनी ज्यादा हमारी संस्कृति में आई नहीं थी उस समय। तो ये तोप जो है सीधे सीधे दूर तक वार करके हमारे बहुत सारे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिया करती थी। तो उसको अपने आप पर गुमान है, और वो उस गुमान को इस कविता के इस लाइन के द्वारा कह रही है कि मैं बड़ी जबर थी, मैं तो बड़ी ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे अपने टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार भावार्थ देख लीजिए। अब तो बहरहाल मीन्स अब तो ऐसी बुरी स्थिति है कि छोटे बच्चे की सवारी से अगर यह फारिग हो जाए, फारिग हो जाए मीन्स खाली हो जाए, अब तो मेरी क्या स्थिति है कि उस समय तो मैंने बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए और लोग मेरे से डरते थे, कांपते थे। पर अब तो ऐसी स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे ऊपर सवारी करते हैं। आपने देखा होगा, आप राजस्थान वगैरह जाते हैं, वहां अभी भी कुछ पुराने किले वगैरह हैं, वहां तोप रखी हुई हैं।
तो क्या करते हैं हम लोग जा करके, छोटे छोटे बच्चों को उस पर बिठा देते हैं, फोटो निकालते हैं, राइट, हम उसके आसपास खड़े होते हैं, फोटो निकालते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से यदि फारिग हो जाए, कि अब तो ऐसी स्थिति है कि यदि छोटे बच्चों की सवारी से खाली हो जाए, फ्री हो जाए, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी करती हैं अक्सर गपशप, कि चिड़िया भी बैठ जाती हैं उसके ऊपर, आराम से चींची चींची करती रहती हैं। और कभी कभी शैतानी में बेस के भीतर भी घुस जाती हैं। शैतानी में मीन्स अब उनको कोई डर नहीं है, ऊपर बैठ करके गपशप करना तो अलग बात है, वो तो उसके भीतर भी घुस जाती हैं और आराम से चींची करके घूम फिर के चली आती हैं। खासकर गौरैया, गौरैया कहे जाते सबसे छोटी चिड़िया होती है, पर इतनी इसको गौरैया शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि इतनी छोटी चिड़िया भी अब उससे डरती नहीं है। ऐसी तोप जिससे पहले बड़े बड़े सूरमा डरते थे और बड़े बड़े सूरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए, अब तो इतनी सी चिड़िया भी उससे डरती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उस पर सवारी करते हैं। ठीक है, तो ये भी बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, कि तुम कितने भी ताकतवर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, तुमने अपने समय पे, जब तुम्हारा समय था, कितना भी जुल्म किया हो लोगों पर एक न एक दिन तो होना ही होता है मुंह बंद। सबका यदि उत्थान आता है तो पतन भी आता है। तो समय क्या कहता है कि उत्थान के समय हमेशा अच्छे काम करो तो तुम्हारा उत्थान जड़वत रहेगा, और यदि उत्थान के समय तुमने अहंकार उठा लिया, अहंकार कर लिया, घमंड कर लिया, तो पतन निश्चित है। ठीक है, तो ये तोप क्या कहती है, इस तोप का जो कविता का आखिरी लाइन है वही इस पूरी कविता का मर्म है, कि कभी भी अपनी प्रगति पर, अपनी ताकत पर अहंकार ना करो, घमंड ना करो, क्योंकि तुम कितनी भी बड़ी तोप हो, एक ना एक दिन तुम्हारा मुंह तो बंद होना ही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। व्याख्या है इसकी, एक बार पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पाठ आधारित रेखा चित्र क्या कहता है, मिडिल से शुरू करते हैं। तोप कंपनी बाग में रखी एक ऐतिहासिक धरोहर है। दूसरा, शक्ति, सत्ता तथा अत्याचार का प्रतीक है। यस, उसी के बल पे तो वो तो अपने अंग्रेजों की शक्ति थी ना। अगला आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रतीकों के बहाने हमें याद रखना है कि बीती घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन। जिनके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं, हरे हैं मीन्स ये घाव हमारे अभी तक भरे नहीं हैं। तो कंपनी बाग को यदि उसकी सुंदरता निहारते हो तो तोप को भी देखो। और तोप हमारे यहाँ कैसे आई, कैसे आई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई। तो कम से कम हमको आपस में अभी बंटना नहीं है, नहीं तो बिल्ली के झगड़े में एक बंदर ही लाभ उठा जाता है। अगला लेते हैं। तो अब यह तोप प्रदर्शन मात्र की वस्तु है, यह हमें बताती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। इन तोपों की ने आजादी का सपना देखते हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट कौन उतरे? ऐसे जवान जो आजादी का सपना देख रहे थे, जिनको लगता था कि मेरे भारत को आजाद करना है। सभी ने उस भारत को मेरा माना, सब उसको अपना नहीं मेरा मान रहे थे, कि सभी उसमें अपना भारत समझ के अपना योगदान दे रहे थे, तभी तो भारत को आजादी मिली। यह तो अंग्रेजी सरकार की हमें याद दिलाती है। शक्ति, सत्ता तथा अत्याचार का प्रतीक है। चिड़िया, गौरैया आम जनता का प्रतीक है, जो आज इस तोप से खिलवाड़ करते रहते। हाँ, अब कोई इसकी वैल्यू नहीं है, यह अब एक प्रदर्शन मात्र की वस्तु है, कि हाँ ऐसी होती थी तो देख लो, बस, नथिंग एल्स। आज तोप निस्तेज हो चुकी है, जो हमें बताती है कि अत्याचारी शासन का एक ना एक दिन अंत होता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ आधारित रेखा चित्र हमेशा देखा करो, ये एक पेज आपको पूरी कविता का सार बता देता है। चलिए एक बार यदि सार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। प्रस्तुत कविता हमें याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया।
परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। भारत पर अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनवाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की हैं। कभी कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज हमारे कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती हैं। यह हमें बताना चाहती हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती है। कहते ना, कोई ऐसा तुम लोगों ने डायलॉग, कहावत एक सुनी होगी, कोई ज्यादा अकड़ के बात करता है तो हम क्या डायलॉग मारते हैं, अपने आप को बड़ा तोप समझे हो क्या। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रश्न, हर बार की तरह, हर कविता की तरह इसमें भी हम विशेष प्रश्न लेंगे। विशेष प्रश्न का मतलब होता है कि देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक में हर पाठ से और काव्य से संबंधित कुछ प्रश्न तो पीछे होंगे ही, पाठ के बाद या कविता के बाद। वो आपने कक्षा में अभ्यास के दौरान पढ़े होंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न लेते हैं जो पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न नहीं हैं, पर ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं। और जनरली मैं प्रयास करती हूँ पिछले 5 साल के प्रश्नों को लेने का। पहला प्रश्न है, चिड़िया तोप का क्या लाभ उठाती है? ठीक है। दूसरा है, तोप और चिड़िया किसके प्रतीक हैं? तीसरा है, तोप कविता का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। धरोहरों का क्या महत्व है? तोप कविता के आधार पर स्पष्ट करते हुए लिखिए। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कविता के आधार पर बताइए। जबर, धज्जे इत्यादि शब्दों का प्रयोग तोप कविता की भाषा की किस विशेषता को दर्शाता है? यस, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तोप अपना परिचय किस रूप में देती है? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, कविता के साथ इन विशेष प्रश्नों का भी यदि उत्तर हम समझने जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर भी यदि आप चाहें कि इन प्रश्नों के लिए मैं अलग से क्लास रखूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम पूरे प्रश्नों को एक एक को समझेंगे आराम से, और मैं एक नया वीडियो बनाकर डालूंगी। आगे बढ़ते हैं। तोप अपना महत्व किस रूप में बताती है? कि भाई मैं बड़ी जबर थी, मैंने बड़े बड़े शूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए। आज विशाल तोप शक्तिहीन है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? यस। आज किसी की मजाल है कि आ जाए और हम पे तोप लेके खड़ा हो जाए? क्यों? क्योंकि आज का युवा तो नहीं, पर भारत का हर एक व्यक्ति अपने आप को इस भारत का, इस देश का एक अच्छा नागरिक समझता है। ठीक है, और समझना ही चाहिए। जब तक देश को अपना नहीं समझोगे, तब तक तुम देश के लिए समर्पित नहीं रहोगे, तब तक तुम देश की रक्षा नहीं कर सकोगे। और आज नहीं तो कल दूसरा कोई आकर के हम पे राज्य कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा सतर्क रहो। जिस प्रकार हम अपने घर की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उसके लिए अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, उसी प्रकार अपने देश के लिए भी समर्पित रहो। आगे है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल देखभाल क्यों होती है? तो कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर पहले आपको बताना पड़ेगा विरासत में मिली चीज मीन्स क्या होता है? पूर्वजों के द्वारा मिली हुई चीज है। बड़ी संभाल क्यों होती है? वो हमेशा हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। ठीक है, टीवी में, सीरियल में देखा होगा ना, कभी कभी मूवी में आता है, ये मेरी माँ के कंगन हैं। तो इस तरह से वो क्या बताते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं पूर्वजों की निशानी है। तो ये विरासत क्या होती है? हमें इतिहास में जो घटनाएं अच्छी या बुरी हो गई इसके बारे में बताती है। यदि अच्छी घटना हुई है तो हम उसको आगे बढ़ाएं, और यदि कुछ बुरा हुआ है तो हम उससे शिक्षा लें कि उसको कभी रिपीट ना होने दें, उसकी पुनरावृत्ति ना होने दें।
तोप कविता के आधार पर लिखिए कि विरासत में मिली चीजों का महत्व क्यों होता है। अब ये दोनों आंसर लगभग सेम ही हो जाएंगे। किन बातों से लगता है कि तोप निरर्थक है? क्यों? क्योंकि आज तो बच्चे और चिड़िया पक्षी भी उसके ऊपर आराम से बातें करते रहते हैं, आनंद लेते हैं उसका। उपर्युक्त काव्यांश का क्या संदेश हो सकता है? मीन्स इस कविता को किस उद्देश्य को लेकर के लिखा होगा? यस, सिर्फ यही उद्देश्य हो सकता है कि अब हमें अपने आप में देश के हर एक नागरिक को सतर्क रहना है और एकता बनाए रखना है। हम भारतवासी यदि एक रहेंगे तो मजाल है कि कोई बाहर का आकर के हम पे दोबारा राज्य कर जाए। चलिए, आशा है आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।